चलो हम नेक्स्ट अब देखेंगे, जो हमारा पॉइंट है वो लैटिस एनर्जी है। तो पेज नंबर ओपन करना 44 वॉल्यूम का, हम इसमें पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो पेज नंबर ओपन करना 44 वॉल्यूम का पेज नंबर 44 पर है लैटिस एनर्जी। चलो लैटिस एनर्जी में हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे। तो लैटिस एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है, और हाउ टू कंपेयर, कंपेयर हम कैसे करेंगे। तो हमें मेन दो ही चीजें जानना है कि लैटिस एनर्जी क्या होता है और हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट डाउन करो। तो लैटिस एनर्जी पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट को पीछे से हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान दो, मैं यहां पर एक डिस्कस कर रहा हूं बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल। अब बॉर्न हेबर साइकिल क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं, कि उसी में लैटिस एनर्जी और अच्छे से समझ में आएगा। तो बॉर्न हेबर साइकिल, लैटिस एनर्जी को समझाने के लिए बॉर्न हेबर साइकिल डिस्कस करना वहां जरूरी हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपको दे दिया गया NaCl बनाने के लिए, तो सोडियम, सोडियम तो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में सोडियम लिया, क्लोरीन ले लिया, Cl2, क्लोरीन गैसियस फेज में होता है। दोनों रिएक्शन करेंगे और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। लेकिन ये NaCl इतना आसानी से तो ऐसे बनेगा नहीं कि हम सोडियम ले लिए, क्लोरीन ले लिए और हमारा NaCl बन गया, ऐसे नहीं बनता है। ये हमने डायरेक्ट प्रोसीजर बता दिया। अच्छा, बैलेंस करना है तो यहां पर 1/2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1/2। तो ये बैलेंस हो गया है, मालूम है ना, 1/2 इंटू 2 1 आ गया। तो हमें एक्चुअल में सोडियम NaCl बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे एक्चुअल में। तो हम एक्चुअल में देखो कैसे बनाएंगे। पहले हम सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे। तो मुझे बताओ सोडियम किस स्टेट से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम का आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए सोडियम को किस स्टेट में आना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में आना पड़ेगा ना, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हमने यही चीज डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो सबसे पहले सॉलिड को क्या बदलना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में बदलना पड़ेगा। हम सॉलिड स्टेट से आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफिनेशन भी था कि रिमूवल ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, तो हमें गैसियस में बदलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि सॉलिड से गैस में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी दिया जाता है, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी दिया जाएगा, जल्दी जल्दी सारे रिप्लाई करो। सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में बदलने के लिए कौन कौन सा एनर्जी चाहिए, सब्लिमेशन। तो हम बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो मैं यहां राइट डाउन कर दूं हीट ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, डेल्टा HSUB, और यहां पर लिख दे रहा हूं इसका मीनिंग क्या होता है। डेल्टा HSUB का मतलब होता है हीट ऑफ सब्लिमेशन। हीट बोलो या इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब मुझे बताओ कि ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। इसमें सॉलिड को गैस में बदलना है तो हीट देना पड़ेगा या हीट रिलीज होगा, देना पड़ेगा। अगर आइस को वेपर बनाना होगा तो हीट तो देना पड़ेगा। तो दिस वन इज, सोचना है हर चीज, लर्न नहीं करना है। सोचो इस चीज को, फील करो कि यहां पर सॉलिड से गैस में जाना है तो हीट तो देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोथर्मिक। मैं एंडो ही क्यों लिख रहा हूं, एंडोथर्मिक है, मतलब हीट सप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहां पर डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। सब एटॉमिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया,
जब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम जानते हैं क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो हमने 3 चीजें सीखा। पहला ये सीखा कि अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो गैसियस फेज से करता है, सॉलिड फेज से नहीं करता है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यही डिफिनेशन भी है कि रिमूवल ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन गैसियस स्टेट। अब एक सॉलिड को लिक्विड में गैस में बदलने के लिए हम हीट देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या हीट ऑफ सब्लिमेशन। और ये डेल्टा एच यानी डेल्टा एच इंथैल्पी है, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कहने का मतलब ये एंडोथर्मिक होगा, हीट हमने सप्लाई किया है। अब सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस केस में कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा, कौन सा एनर्जी होगा, सोडियम को सोडियम प्लस में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी देना पड़ेगा, कौन सा एंथैल्पी देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर हमारा हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ही डिफिनेशन होता है रिमूवल ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हमें एनर्जी देना पड़ेगा। और देने के लिए जो हम एनर्जी लगाएंगे, उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मुझे बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में हमने एनर्जी सप्लाई किया या एनर्जी रिलीज हुआ, सप्लाई किया। तो सप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, तो यहां होगा एंडोथर्मिक। एंडो क्यों लिख रहा हूं, एंडोथर्मिक। तो आई का मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे आई का मतलब हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये एंडोथर्मिक होगा, हमें हीट देना पड़ेगा। चलो अब यहां तक हमें पहुंच गए, हम कंटेनर में ये सब काम कर रहे हैं। तो कंटेनर में हमने हीट दिया, हीट देने के बाद सोडियम कुछ हीट गेन किया और गैसियस स्टेट में आया, और गैसियस स्टेट में आने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, और सोडियम केटायन बन गया, यानी यहां पर केटायन का फॉर्मेशन हो गया। तो केटायन विल बी फॉर्म, और ये एक ही कंटेनर में हो रहा है, ये सब एक ही कंटेनर में हो रहा है। अब यहां पर आते हैं, अब क्लोरीन है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमें ऐसे तो क्लोरीन नहीं मिलता है ना कि लो क्लोरीन ले लो, क्लोरीन इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लोरीन कैसे मिलेगा, Cl2 में मिलेगा, Cl2 के फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में मिलता है ना। तो सबसे पहले इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होगा, क्योंकि हमें क्लोरीन चाहिए, हमें Cl2 नहीं चाहिए। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी हम लगाते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हम इसको लिखेंगे डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं अभी फिलहाल ये बता दे रहा हूं कि जो भी वैल्यू आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट 1/2 है। इस पे ज्यादा विशेष फोकस अभी नहीं करना है, बाद में हम करेंगे। अच्छा, मेरे को बताओ बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है? बॉन्ड को तोड़ना है, सोच के बताओ, रट के नहीं। बॉन्ड को जब तोड़ना है तो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? कोई चीज तोड़ने में एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, कोई भी चीज को, इसको भी तोड़ना है तो एनर्जी देना ही पड़ेगा, कोई भी चीज। तो बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है, इस चीज को लिख लो। क्या लिखोगे, कहीं शॉर्टकट में सब चीजें अब सीखो, क्या लिखोगे, व्हेन, हर चीज सर लिखवा के ही नहीं देंगे, व्हेन बॉन्ड विल ब्रेक, व्हेन बॉन्ड विल ब्रेक, जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा।
जब बॉन्ड को तोड़ना होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, सप्लाई करेंगे तब ना बॉन्ड टूटेगा। और व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म, व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो कोई चीज तोड़ेंगे, कोई भी चीज तोड़ेंगे तो एनर्जी तो लेगा ही ना। दुनिया की कोई भी चीज तोड़ लो, चाहे बॉन्ड तोड़ो या मार्कर तोड़ो या ब्लैक बोर्ड तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, एनर्जी हमें एब्जॉर्ब ही करना पड़ेगा। और कोई चीज अगर फॉर्म होता है, बनता है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसमें स्टेबिलिटी आती है। ये दो चीज ध्यान रखने का। अच्छा, जब बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, एंडो या एक्सो, एंडो। और जब रिलीज होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। यहां डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव, यहां डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये चीज लिख लो, ये याद होना चाहिए, यहां मत लिख लेना, अलग से लिखना। तो जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और एंडोथर्मिक होता है, और यहां हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसी को बोलते हैं। बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हमें क्लोरीन मिल गया। अच्छा, क्लोरीन किस स्टेट में मिला, गैसियस स्टेट में मिला। तो हमें इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है। अब क्लोरीन क्या करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन यहां इसने लूज किया था सोडियम ने, उसी इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करेगा। तो हमें मिल गया क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे इसके लिए, यही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मान लो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मुझे बताओ, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया मैंने। क्या करेगा, ये रिलीज करता है, पढ़ाया ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो व्हेन क्लोरीन विल बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, and that will form anion, that will form anion। तो उसी कंटेनर में क्या बन गया, केटायन, और उसी कंटेनर में क्या बन गया, एनायन। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड पढ़ाते समय ये बात मैंने बोला था। अब देखो, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन ये भी दोनों परेशान हैं। क्यों परेशान है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज को हटाना चाहेंगे। अच्छा, ये जितने भी प्रोसीजर हो रहा है सब एक ही कंटेनर में हो रहा है। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या कर देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सोडियम प्लस और सोडियम माइनस, सॉरी क्लोरीन माइनस जब आपस में मिलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों गैसियस स्टेट में मिलेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड। तो यहां आयनिक बॉन्ड बना, प्लस और माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो Na प्लस और Cl माइनस आयनिक बॉन्ड बना। लेकिन हमने अभी अभी लिखवाया, क्या लिखवाया, कि व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड, व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो जब बॉन्ड बनेगा तो व्हेन Na केटायन इन गैसियस स्टेट एंड एनायन इन गैसियस स्टेट combine to each other and form ionic bond, then energy will be released and that energy is called lattice energy.
दैट एनर्जी इज कॉल्ड लाइटिस। तो तुम्हें ला दिया लाइटिस एनर्जी पे ना, हमें यही लाइटिस एनर्जी पढ़ना है। तो रटने के बजाय हमें समझना है। क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे? अच्छा, दोनों गैसियस फेज से क्या बन गया? सॉलिड फेज। तो एक चीज याद रखना, यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। ये जब दोनों मिलेंगे और मिल के ये बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि अभी अभी लिखवाया था कि व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन केटायन एंड एनायन देन एनर्जी विल बी रिलीज। तो यहां पर हम लाइटिस का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? व्हेन गैसियस केटायन, व्हेन गैसियस केटायन combined with gaseous anion, gaseous cation combined with gaseous anion, gaseous cation combined with gaseous anion, then ionic bond will form, ionic bond will form, आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म। हम जानते हैं कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। देन एनर्जी विल रिलीज, देन एनर्जी विल रिलीज्ड, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड, that energy, released energy is called lattice energy। तो लैटिस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। आपसे पूछा जाएगा कि लैटिस एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आयनेशन एंथैल्पी क्या है, तो आप बोलोगे एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है? एक्सोथर्मिक। उसी तरह से लैटिस एनर्जी क्या है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो इस चीज को लिख लो। तो हम लैटिस एनर्जी का हमने डिफिनेशन तो समझ में आ गया कि डिफिनेशन क्या है। ठीक है, डिफिनेशन क्या है तो यहां लिख लेना। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? एंडो होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? एक्सो। लेकिन हमेशा एक्सो नहीं होता है, वो ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने। लैटिस एनर्जी क्या होगा? एक्सो, ऑलवेज। ये ऑलवेज है, यहां हम बोल नहीं सकते हैं मे बी। हाँ, सेकेंड एंडो होता है। डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन ये एंडो होगा, ऑलवेज एंडो। डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये एंडो होगा, ऑलवेज एंडो, ऑलवेज। ठीक है, एक है डेल्टा एच फॉर्मेशन, कहीं कहीं एफ लिखा रहता है, तो ये एक एंडो होगा, सॉरी एक्सो होगा, एक्सो होगा। इसके बारे में अभी बता रहा हूं, ऑलवेज होगा। अब ध्यान से देखना, तो हम पहले लैटिस एनर्जी का मीनिंग जानने के पहले हम आपको पढ़ा रहे थे बॉर्न हेबर साइकिल। अब हम इसको बॉर्न हेबर साइकिल, इसी को बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। कैसे बना तो ये लिख लिए होगे। अब यहां पर हम बॉर्न हेबर साइकिल लिखते हैं, इसको हटा दे रहा हूं। अब यहां पर हम बॉर्न हेबर साइकिल बता रहे थे। तो देखो, सोडियम और क्लोरीन अगर डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट तो बनता नहीं है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन, एफ लिखते हैं इसको। तो हम लिखेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो डेल्टा एच एफ का मतलब होता है फॉर्मेशन।
इसको फॉर्मेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं डेल्टा एच एफ, कहीं ये पहले भी लिखता है। अब ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने आइस लिया, आइस सॉलिड में है, सॉलिड से हमने लिक्विड में लेके गया, तो यहां पर हमने 10 जूल हीट दिया, और लिक्विड से हमने वेपर में लेके गया, तो यहां पर हमने मान लो 20 जूल हीट दिया। तो बताओ सॉलिड से वेपर में जाने में कितना हीट लगेगा, कितना लगेगा? 30 जूल लगेगा, लगेगा ना। यहां से यहां जाने में 10 और यहां से यहां जाने में, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनाए तो 30 लगेगा, या हम स्टेप वाइज जाए तो भी 30 लगेगा। तो ये चीजें हम इसको बोलते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, हेस लॉ बोलते हैं इसको। तो अभी हेस लॉ यही है, तो अभी यहां पढ़ना नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को डायरेक्ट बनाएं, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, और हम एक प्रोसेस से बनाएं, तो डायरेक्ट बनाएंगे तो जो एनर्जी यहां लगेगा इनके सम के बराबर होगा, दैट इज नोन एज हेस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ये 12th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन चीजें समझ में तो आ रहा है कि एक डायरेक्ट बनाओ, इसका एनर्जी इसके सम के बराबर होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड बनाओ और लिक्विड से वेपर बनाओ, यहां से यहां जाओ और यहां से यहां जाओ, या यहां से डायरेक्ट जाओ, तो इनके सम के बराबर होगा, यानी ये स्टेप्स हैं और ये डायरेक्ट है, तो इनके सम के बराबर होगा, वही है हेस लॉ। तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा एच एफ, ये अब इसके सम के बराबर आएगा, कैसे? डेल्टा एच सब्लिमेशन। अब प्लस है या माइनस है वो हम डेटा में दिया रहेगा, हम यहां प्लस ही लिखा करेंगे। तो IE1 प्लस डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंटू 1/2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लाइटिस एनर्जी, प्लस लाइटिस एनर्जी। इसी को बोलते हैं, ये लिखने को बोलते हैं बॉर्न हेवर साइकिल, बॉर्न हेवर साइकिल, दैट इज नोन एज बॉर्न हेवर साइकिल। इसको हम लिखने को बोलते हैं बॉर्न हेवर साइकिल। अभिजीत पाटिल -30 जूल होगा, सॉलिड से वेपर बनाने में हीट निकल जाएगा। आइस को वेपर बनाना है तो हीट निकलेगा कि देना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा ना, +30 होगा ना। तो दिस वन इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने में कितना लगा तो इनके सम के इक्वल होगा, दैट इज नोन एज बॉर्न हेवर साइकिल। और ये हम किस लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं? हेस लॉ के अकॉर्डिंग। हेस लॉ हमें पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, अच्छा लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन लिख लिए आप। लैटिस एनर्जी क्या होगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहां भी लिख सकते हो कौन क्या क्या हो सकता है। तो ये एक्सो होगा, दिस वन विल बी एक्सो। ये क्या होगा? एंडो होगा। ये क्या होगा? एंडो होगा। ये एंडो होगा, और यहां एक्सो होगा, यहां पर एक्सो होगा, और ये एक्सो होगा। ये ऑलवेज एक्सो है। अच्छा, कुल मिला के वैल्यू हमें नेगेटिव में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कोई चीज बना रहे हैं तो बनाने में हीट क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए। इसीलिए डेल्टा एच एक्सो होता है, क्योंकि कोई चीज में एनर्जी कम होना चाहिए। तो लैटिस एनर्जी पर हम फोकस करेंगे। हम लैटिस एनर्जी किसको बोलते हैं? तो लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन समझ में आ गया। लैटिस एनर्जी एक्सो होता है कि एंडो होता है वो समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि लैटिस एनर्जी का वैल्यू किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, तो आप बोलोगे कि बॉर्न हेवर साइकिल के द्वारा लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है। तो लिखना नोट डाल के। हमें यहां पर जब वैल्यू दिया जाएगा तो विथ साइन पुट करेंगे, शशांक। एक चीज और ध्यान देना, हालांकि अभी मैं न्यूमेरिकल्स नहीं बनवा रहा हूं,
अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स दिया जाए और यहाँ वैल्यू पुट करो तो विथ साइन पुट करना है, विदाउट साइन नको। तो यहां पर लिखो बॉर्न हेवर साइकिल इज यूज्ड फॉर, बॉर्न हेवर साइकिल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लाइटिस एनर्जी। बॉर्न हेवर साइकिल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लाइटिस एनर्जी। बॉर्न हेवर साइकिल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लाइटिस एनर्जी। तो हम इस साइकिल से, इससे हमने आपको बॉर्न हेवर साइकिल बनाना सिखाया, ये कैसे बनाया जाता है बॉर्न हेवर साइकिल। और बॉर्न हेवर साइकिल में क्या छिपा हुआ है, लाइटिस एनर्जी का मीनिंग, इसमें हमने मीनिंग बताया। साथ में एक जो एंडो का हमने मीनिंग, तो रटने के बजाय चीजें को समझना है कि व्हाट इज मेन लाइटिस एनर्जी, क्या होता है। ठीक है, जितना भी चीजें कोई पूछेगा ना कि कैसे कौन बता के जाएगा, तो लाइटिस से नको सारे, कोई भी नको। एक चीज इसमें ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं कि क्योंकि यहाँ पर लाइटिस एनर्जी जानकारी चाहिए, कोई भी एक अननोन डेटा अगर होगा, सारे चीजें अगर हमें मालूम होंगे, अभी हम न्यूमेरिकल्स पे नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ से आयनेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई एक डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी डेटा हमें जानकारी होना चाहिए, नोन होना चाहिए, और एक डेटा क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। तो हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, तो यहाँ मेनली लाइटिस एनर्जी पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने नोट डाल के लिखवाया कि बॉर्न हेवर साइकिल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लाइटिस एनर्जी। अदरवाइज हम ये भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते, कोई भी निकाल सकते। अच्छा, डेटा जो है साइन के साथ पुट करना है, वो बाद में हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है, तो आप घर से करके लाना लाइट बॉर्न हेवर साइकिल। तो 2-3 यहां पर होमवर्क लिख लो जो घर से बना के लाना, बॉर्न हेवर साइकिल लिख के लाना, तब मैं यहां पर लाइटिस एनर्जी कंटिन्यू कर रहा हूं। तो घर पे बनाने के लिए 1-2 होमवर्क लिखना, राइट दी बॉर्न हेवर साइकिल फॉर, राइट दी बॉर्न हेवर साइकिल फॉर, राइट दी बॉर्न हेवर साइकिल फॉर Mg plus Cl2 MgCl2। write the Born Haber cycle for Mg plus Cl2 इनके लिए घर से 3 के लिए आप घर से बॉर्न हेबर साइकिल बना के लाओगे। पहले बनाओ, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम। फर्स्ट ट्राई टू राइट बॉर्न हेबर साइकिल, हाउ टू राइट बॉर्न हेबर साइकिल, देन वी अटेम्प्ट न्यूमेरिकल। चलो ये लिख लोगे बॉर्न हेबर साइकिल। अब आओ पेज नंबर 44 पे। अब लाइटिस एनर्जी का आप डिफिनेशन पढ़ो जो डार्क ब्लैक लाइन में लिखा हुआ है, ये लिख लिए होगे सारे। चलो अब पेज नंबर 44 पे जो लाइटिस इंथैल्पी का डिफिनेशन लिखा हुआ है अब पढ़ो, समझ में आएगा। एक एक लाइन पढ़ना है।
द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एक एक लाइन पढ़ना, भागना नहीं है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब मुझे बताओ लाइटिस एनर्जी में एनर्जी क्या होता था, रिलीज होता था, यानी दैट विल बी एक्सोथर्मिक। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हर लाइन का मीनिंग जानना है। व्हेन, कब। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज, मतलब केटायन और एनायन। गैसीय साइंस, देखो कितना लाइन लिखा उसने डीपली, गैसीय साइंस, नॉट इन सॉलिड नॉट इन लिक्विड, गैसियस केटायन और गैसियस एनायन होना चाहिए। चार्ज गैसियस आयन प्रेजेंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। कम क्लोज एंड फॉर्म, पहले वो अलग अलग थे, केटायन और एनायन बिल्कुल अलग अलग थे, अब क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेबलाइज होना है। एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस तक वो पास आ रहे हैं, यहां तक कि उनके बीच में क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग भी हो जाएगा। केटायन एंड एनायन विल बी ओवरलैप टू ईच अदर, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा क्योंकि इसमें रिपल्सन भी होगा, हम वीवीटी में पढ़ाएंगे। तो केटायन और एनायन विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड ओवरलैप टू ईच अदर, इसलिए तो इसमें क्या आता है, कोवैलेंट कैरेक्टर आता है। क्लोज एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन मतलब एक परफेक्ट सॉलिड बनाया जा रहा है। तो केटायन और एनायन के जब कंबाइंड हो रहा है गैसियस फेज में, तो एक NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इज नोन एज लाइटिस एनर्जी। व्हेन बॉन्ड विल बी फॉर्म, व्हेन गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन विल बी कंबाइंड टू ईच अदर, देन फॉर्म 1 मोल ionic solid and energy will be released, that released energy is called lattice energy। ये चीज समझ में आ गया। एक पॉइंट छोड़ दो, उसके नीचे पढ़ो, बॉर्न हेबर साइकिल इज यूज्ड टू कैलकुलेट लाइटिस एनर्जी। बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा लाइटिस एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये हमने मीनिंग समझा, अभी हम कंपेयर पे नहीं आए हैं, तो अब हमने लाइटिस एनर्जी का मीनिंग समझा दिया, ये मीनिंग होता है। घर से कल करके लाओगे, 3 लाइट बॉर्न हेबर साइकिल लिख के लाओगे। अब हम आगे आते हैं, हाउ टू कंपेयर लाइटिस एनर्जी। मान लो अलग अलग आयनिक बना, मान लो MgCl2 बना, MgO बना, ये बना। अब मान लो हमने ये दिया, हमने बनाया NaCl, हमने बनाया MgCl2, हमने बनाया MgO, हमने बनाया AlCl3, हमने बनाया Al2O3, सब बन रहे हैं ना। अब कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी रिलीज होगा, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगा, इसमें भी रिलीज होगा, इसमें भी रिलीज होगा, इसमें भी रिलीज होगा, इसमें भी रिलीज होगा। अब हमें कंपेयर करना है किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, इन विच केस एनर्जी विल बी रिलीज। अब हमारा अगला हेडिंग होगा हाउ टू कंपेयर लाइटिस एनर्जी। राइट डाउन, हाउ टू कंपेयर लाइटिस इंथैल्पी, हाउ टू कंपेयर लाइटिस इंथैल्पी, हाउ टू कंपेयर लाइटिस इंथैल्पी। हाउ टू कंपेयर लाइटिस इंथैल्पी, ठीक है। तब हम कंपेयर करेंगे, हाउ टू कंपेयर लाइटिस इंथैल्पी। अब देखो, एक तो मीनिंग हमने समझा क्या, लाइटिस इंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है। अब कंपेयर करने के लिए पहला स्टेप 1, अब जो लाइटिस इंथैल्पी होता है, अब रियल उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में हम क्या सोचते हैं। एक तो हमने तुम्हें समझा दिया कि जो एनर्जी रिलीज होता है वो होता है लाइटिस एनर्जी। अब रियल मीनिंग समझते हैं, क्योंकि जब तक रियल मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक हमें चीजों नहीं, लाइटिस इंथैल्पी का मतलब नहीं समझ में आएगा।
अगर मान लो Na प्लस गैसियस फेज में और Cl माइनस गैसियस फेज में कंबाइंड हुए और NaCl क्या बने, सॉलिड बने। तो जब ये सॉलिड बना होगा तो ये कुछ ऐसा बना होगा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, क्योंकि एक तो बना नहीं होगा ना, एक मोल बना है, मतलब 6 × 10⁻23 बना है। तो Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस सब कंबाइंड होंगे एक दूसरे से, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये ऐसे कंबाइंड होंगे ना, सॉलिड ऐसा ही बना होगा ना, ये कंबाइंड होगा। Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। अब यहां एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ध्यान से समझना। अब इन एटम का पैकिंग जितना अच्छा से होगा, जितना पैक हो जाएंगे अच्छे से, उतना ही वो हार्ड होगा। ये पैक अगर अच्छे से हो गए, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज, एक दूसरे के पास पास आ गए, क्लोज आ गए, तो उसमें क्या होगा, पैकिंग अगर अच्छे से हुआ, यानी एटम विल पैक्ड टू ईच अदर। अगर एटम एक दूसरे में पैक हो गए बहुत अच्छे से, तो जब पैकिंग अच्छे से होगा तो उसमें लैटिस एनर्जी हाई होगा, लैटिस एनर्जी हाई होगा। जब पैकिंग बहुत अच्छे से होगा तो उसमें लैटिस एनर्जी बहुत हाई होगा, और लैटिस एनर्जी अगर हाई हुआ तो वो बहुत क्या होगा, हार्ड होगा, और इसलिए तो पानी में डिजोल्व नहीं होता है। तो इसका रियल मीनिंग ऐसे समझना है, एक तो मीनिंग वैसे समझाया और एक मीनिंग ऐसे समझना है, क्योंकि कंपेयर करने जब जाएंगे तो यही चीजें हमें लिंक करेगा। यानी पैक जितना ज्यादा होगा, मान लो आयरन का रॉड है और ये भी सॉलिड है और आयरन का रॉड भी सॉलिड है, तो इसके अंदर पैकिंग बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन आयरन के रॉड के अंदर पैकिंग क्या हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, इसीलिए वो क्या है, हार्ड है, क्योंकि उसमें लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मान के चलते हैं कि आयनिक नहीं है, कोई चीज आयनिक लेते हैं, उसमें मेटालिक है, कोई चीज आयनिक मान के चलते हैं, तो आयरन के अंदर तो मेटालिक है, तो मेटालिक बॉन्ड है उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोस्टली बातें किया करेंगे किसका, आयनिक कंपाउंड का, केटाइन और एनायन का। तो केटाइन और एनायन अगर अच्छे से पैक हो गए तो उसमें एनर्जी क्या होगा, ज्यादा रिलीज होगा, और ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, हार्ड होगा। और हम अल्कली मेटल में हार्डनेस और सॉफ्टनेस पढ़ते भी है, अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो खैर मेटालिक बॉन्ड है उसमें। तो ये पैकिंग वाला बात ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे, जितना अच्छे से पैक होगा उतना ही क्या होगा, हार्ड होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, पैकिंग जितना अच्छे से होगा। अच्छा मान लो तुम्हें एक बैग दे दिया गया और उसके अंदर एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहे हैं क्योंकि यही लिंक होगा। मान लो उसके अंदर बॉल दे दिया गया, आपको बहुत सारा बॉल दे दिया गया कि आप बॉल लो और अपने बैग में रखो। ये नॉर्मल हमने एक जो क्रिकेट वाला बॉल होता है वो हमने आपको दे दिया, ये बॉल ले लो और उसको एक बैग में पैक करो या एक कंटेनर में पैक करो, और एक बॉल जो है वो बड़ा बड़ा बॉल दे दिया गया और इसको पैक करो। तो मुझे बताओ, इसको भी कंटेनर में पैक करना है और इसको भी कंटेनर में पैक करना है, किसको तुम अच्छे से पैक कर सकते हो, क्लोज, किसको पैक कर सकते हो, स्मॉल को। तो ध्यान रखना, स्मॉल में पैकिंग क्या होगी, अच्छे होंगे। यानी अगर स्मॉल होंगे साइज के एटम, उसमें पैकिंग क्या होगी, अच्छा होगा। ये आपको लिंक कनेक्ट करेगा। यानी अगर एटम जो है, एटम अगर स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का है, तो उसमें क्या होगा, गुड पैकिंग होगा।
पैकिंग क्या होगा और अच्छा होगा। अच्छा होगा तो लाइटिस क्या होगा, हाई होगा, होगा ना। और वो क्या होगा, हार्ड होगा, होगा या नहीं होगा। तो मेन जो हमें चीजें सीखना है पैकिंग, यानी जब एटम कंबाइंड होते हैं एनर्जी रिलीज होता है, वो तो सही बात है, लेकिन कंपेयर करने जब जाएंगे तो वो हमारा काम के नहीं आएगा, हमारा रियल मीनिंग काम में आएगा कि एक्चुअल में इसका रियल मीनिंग क्या हुआ। तो जब केटाइन और एनाइन कंबाइंड हुए होंगे एक दूसरे से, तो उनके अंदर पैकिंग सोचा गया होगा, कौन अच्छा पैक हो जा रहा है। तो जो छोटे छोटे एटम हैं उनका पैकिंग अच्छे से होगा और उतना ही वो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। क्योंकि एक Na+ और एक Cl नहीं मिलेगा ना, कि एक Na+ और एक Cl मिलेगा एक एक अमाउंट में, एक मोल मिल रहा है, एक मोल मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो उनके अंदर पैकिंग हुआ होगा ना। क्योंकि एक थोड़े एक सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, एक एटम ना को एक मोल, यानी ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर इनकी संख्या होंगी, ये बहुत ज्यादा NaCl बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो हमें इस लाइन को लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से हम कंपेयर करना, यानी कि एटम जितने छोटे साइज के होंगे, जितने छोटे साइज के होंगे उतने हम क्या होगा, वो उसका पैकिंग अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, मान के चलते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं, एक और कंडीशन लेते हैं। अच्छा, इसमें तो हमने मान लिया कि दोनों एटम क्या है, हमने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है, केटाइन छोटा है, दोनों सिमिलर साइज का मान लिया हमने। मान लो कहीं ऐसा हुआ कि केटाइन बहुत छोटा पड़ गया और एनाइन मान लो बड़ा है, केटाइन छोटा है और एनाइन बड़ा है, क्योंकि केटाइन और एनाइन को पैक होना है ना। अब जैसे जैसे हम ये जा रहे हैं तो साइज केटाइन का बढ़ता जा रहा है। अब ये केटाइन का साइज, ये एनाइन उतना ही बड़ा है जितना पहले से था, केटाइन थोड़ा बड़ा हो गया। अब मुझे बताओ सिमिलर स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छा पैकिंग होगा या जिसमें साइज डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें पैकिंग अच्छा होगा। जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होगा उसमें अच्छा से पैक होगा। ये वाला ज्यादा पैकिंग थोड़ा सा यहाँ ऑकवर्ड जैसा लगता है, क्या ये कैसे पैक, ये अच्छे से पैक होंगे। एक नॉर्मल हमें विजुलाइज, ऐसे नॉर्मल चीजें सोचना है या डायरेक्ट लिख लो कि केटा, ये अब ऐसे सोचने में लगेगा हाँ ये अलग हो जाएगा, लेकिन सिमिलर साइज वाला पैकिंग अच्छे से होगा। एक नॉर्मल तरीके में ऐसे सोचना है कि सिमिलर टाइप में पैकिंग अच्छे से होगा। एक साइज अलग डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो उसमें पैकिंग अच्छे से नहीं होगा। तो एक सिमिलर साइज में पैकिंग अच्छे से होता है। तो एक पॉइंट को भी लिख लो, सिमिलर केटाइन और एनाइन अगर साइज के हुए तो उसमें क्या होगा, गुड पैकिंग होगा, तो उसमें लाइटिस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैंने चीजें समझने के लिए बताया, अभी मैंने कंपेयर नहीं करवा रहा हूं, अभी रियल मीनिंग समझा रहा। ये दो चीजें ध्यान में रखने का, क्योंकि हमें चीजें वहीं से लिंक होना पड़ेगा। अब हमारा स्टेप 1 है, हम कैसे, हमारा स्टेप 1 है हम कैसे कंपेयर करें। तो कंपेयर करने के पहले दो चीजें दिमाग में होना चाहिए। अब हम स्टेप नंबर 1 पे कंपेयर पे आते हैं। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, और उस स्टेबिलिटी के लिए, जैसे NaCl बना, उस स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है -K Q1 Q2/R। इसका मतलब क्या हुआ, जब Na+ और Cl- आपस में कंबाइंड हुआ होगा, तो ये पैक जब हुआ होगा तो ये एनर्जी रिलीज किया होगा। तो कितना इसके अंदर स्टेबिलिटी आया वो डिसाइड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। Q1 जो है वो चार्ज ऑन केटायन है, Q1 इज चार्ज ऑन केटायन, और Q2 इज चार्ज ऑन एनायन, और R इज डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन। अब एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे,
ये है हमने जो भी बात किया वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया। अब ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। अब ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप में अगर मान लो हम इक्वेशन के थ्रू समझा रहा हूं, NaCl और यहां दे दिया MgO, बोला किसमें लैटिस ज्यादा है, तो हम पहले रेडियस के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले हम Q1 Q2 के बारे में सोचेंगे। यानी स्टेप 1 में हमें Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है। यानी हम यहां बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अच्छा, साइन प्लस और माइनस नहीं लेना है कि एनायन पे माइनस है तो माइनस ले लिए, नहीं। तो लैटिस एनर्जी को अगर हमें यहां पर जज करना है तो केटायन पे +1 चार्ज और एनायन पे -1 चार्ज। तो दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q1 और दिस वन इज Q2। अच्छा, साइन मोड में लेना है, ठीक है, Q1 Q2 का वैल्यू मोड में लेना है। तो बताओ Q1 Q2 का वैल्यू मोड में कितना आएगा? 1 आएगा ना। Q1 इंटू Q2, 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 आ गया। अब यहां Q1 कितना है और Q2 कितना है, तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा? Q1 Q2 हो जाएगा 4, मोड में लेना है। तो बताओ किसका Q1 Q2 का वैल्यू ज्यादा है? MgO, तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो MgO का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा NaCl से। तो पहले हम क्या कंपेयर करेंगे? Q1 Q2, जिसका Q1 Q2 ज्यादा होगा उसका, अभी हम साइज, ये पॉइंट हम नेक्स्ट पे आएंगे, ये मैं तुम्हें बात के लिए समझाया हूं, ये पॉइंट हम बाद में समझाएंगे, मतलब समझा तो दिए, इसका यूज कैसे करना है वो बाद में हम करेंगे। तो पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है? लैटिस एनर्जी Q1 Q2, जिसका Q1 Q2 ज्यादा होगा, Q1 Q2 मतलब चार्ज ऑन केटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, जिसका Q1 Q2 ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां Q1 2 और यहां Q2, Q1 2 Q2 2, चार्ज मालूम है ना किस पे क्या होगा? तो फर्स्ट हमें क्या सोचना है? Q1 और Q2, ठीक है। तो हमें इतना चीजें नहीं जानकर हमें क्या जानेंगे, बस इतना लाइन हमारे लिए काफी है कि जिसका Q1 Q2 का वैल्यू ज्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब Q1 Q2 सेम आ जाएगा ना, तब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, लेकिन अभी हम स्टेप 1 में ही है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन का आंसर। एक है लिथियम नाइट्राइड और एक है एल्युमिनियम नाइट्राइड, किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा है? लिथियम नाइट्राइड में और एल्युमिनियम नाइट्राइड में किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा है? लिथियम नाइट्राइड में और एल्युमिनियम नाइट्राइड में लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा है? चलो आंसर आ गया, गायत्री का, शशांक का, ऋकेश का, सबका सही है। किसका होगा? एल्युमिनियम नाइट्राइड का होगा। देखो कैसे, लिथियम पे चार्ज क्या होता है, नाइट्राइड पे चार्ज क्या होगा? अच्छा, एक चीज यहां गलत लिखा मैंने, Li3 होगा। तो फिर भी हम चार्ज क्या लेंगे? +1 ही लेंगे, ठीक है, 1 पे चार्ज लेना, 3 मत कर देना, यहां पे हम चार्ज 1 के ऊपर लिया करते। अल्युमिनियम पे चार्ज क्या होगा और नाइट्राइड पे चार्ज क्या होगा? -3। तो दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2। तो Q1 और Q2 का वैल्यू कितना आएगा मोड में? यहां Q1 कितना है और Q2 कितना है? मोड में कितना आएगा? 9। किसका वैल्यू ज्यादा आया? Q1 Q2 का वैल्यू किसका ज्यादा आया? तो हमारा लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा होगा? जिसका Q1 Q2 का वैल्यू ज्यादा होगा उसी का आंसर होगा। अब हम कल पढ़ेंगे, जब Q1 Q2 का वैल्यू सेम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो वही देखेंगे साइज।
तो कल वाले के लिए मैंने कनेक्टिविटी बता दिया है, बट ये अगर फेल होगा तब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे लैटिस एनर्जी का कंपेयर जब Q1 और Q2 का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम साइज चेक करेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को?